मिले हैं और बीएसपी खदीजा मसूद जो प्रत्याशी हैं वहां से 48,826 वोट उनको मिले हैं। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बहुत दूर हैं, 6,637 वोट एसपी प्रत्याशी को। तो जो सहारनपुर में छठे राउंड की गिनती पूरी हो गई है और न्यूज रूम से हमारे साथ न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर धीरेन्द्र पुंडीर सर भी जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र सर, क्या दर्शाते हैं? बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड आंकड़ा नहीं दिख रहा है निगमों के मामले को लेकर। आज देखिए, लग रहा था कि जिस तरह से बीजेपी ने पूरी तैयारी की पहले दिन से, और मुख्यमंत्री शायद इतनी रैली करते वक्त नहीं दिखे कि 50 रैलियां, मतलब इससे पहले कोई मुख्यमंत्री इस तरह रैलियां करते नहीं दिखाई दिए। अगर हम लोग सब जोड़ते हैं उनके तमाम प्रोग्राम और वो संख्या और भी बड़ी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी लड़ाई, ये 2024 की लड़ाई का हिस्सा मानकर बीजेपी लड़ रही थी। और उसके अगर व्यक्तित्व पर आधारित भी मुकाबला देखें तो उसमें योगी आदित्यनाथ भारी पड़ रहे थे। बाकी तमाम लोगों को ऐसा लगता है, कम से कम वोट जो बता रहे हैं वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और चूंकि नगर निगम की अगर हम लोग देखें तो ये वो संख्या है जो लगभग आपको किसी असेंबली सीट के आसपास ले जाती है या उसके करीब होती है। वरना तो बाकी सब में हो सकता है कि लोगों का व्यक्तिगत प्रभाव, बहुत सारे जो छोटे मोटे समीकरण हैं वो भी काम करते हैं। लेकिन निगम के अंदर इस तरह की जीत, मुझे लगता है विपक्षी पार्टियों के लिए दोबारा से अपनी रणनीति पर विचार करने का वक्त है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। मुझे ऐसा लग रहा है। भुवन जी, कहाँ गलती हुई आखिर? आप भले मान रहे हो कि आंकड़ा हो सकता है थोड़ा बहुत बदल जाए, लेकिन अब ईवीएम से जो काउंटिंग है वो शुरुआती दौर में ही साफ हो जाती है। हमने विधानसभा लोकसभा में भी देखा और निगम के मामले को लेकर भी ये लग रहा है। और क्या खास करके समाजवादी पार्टी उतनी डेडिकेटेड नहीं दिख रही जितनी उसको डेडिकेशन दिखानी चाहिए थी। हमने देखा मथुरा में आपने दूसरे प्रत्याशी को समर्थन दिया, शाहजहांपुर में वोटिंग नॉमिनेशन के एक दिन पहले आपका पार्टी का जो प्रत्याशी है वो दूसरे दल के साथ चला गया, झांसी में आपको प्रत्याशी बदलना पड़ा। कई सारे बदलाव हमने देखे, ऐसा लगा कि अनप्लान्ड सी है समाजवादी पार्टी। कहना चाहता हूँ, नगर पालिका नगर पंचायत में इसमें हम पहले भी मजबूत थे, अब भी हम ठीक स्थिति में हैं। नगर पालिका में मुझे अभी भी पूरा विश्वास है कि कुछ आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा, क्योंकि लगातार माननीय अखिलेश जी 22 के बाद लगातार अपने हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर लोग अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का, मरहम लगाने का, लोगों के सुख दुख में देखिए, आपको घर में भी हार देखनी पड़ी है। कुसुमरा नगर पंचायत जो है मैनपुरी की, भुवन जी, वहां बीजेपी की जीत हो गई है। मैं उसी विषय में आ रहा हूँ आयुष जी। आपको पता, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा आपको। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, जहां पर भी हमारी कमजोरी निकल के आई है उस पर पार्टी आत्मचिंतन और मंथन करने का काम करेगी और हम लोग उन गलतियों को सुधार के आगे बढ़ने का काम करेंगे। यही राजनीतिक दल करते हैं, लोकतांत्रिक तरीका यही है और इसी बात पर हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन अमूमन ये बात स्पष्ट है, आज भी के परिणाम के बाद भी अधिकांश जगह, एक आध जगह को छोड़ जाए, 2-4 जगह को छोड़ दिया जाए, तो सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है तो केवल समाजवादी पार्टी हरा रही है, या दूसरे स्थान पे है तो भी समाजवादी पार्टी। ठीक है, ये स्थिति भी क्लियर है। ठीक है। न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरेन्द्र अवस्थी कनेक्ट हैं। धीरेन्द्र, क्या आंकड़ा? आयुष, अभी तक की अगर आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी मेयर के चुनाव में लीड करती हुई दिखाई दे रही है। 16 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, बीएसपी एक, बाकी अन्य का खाता भी नहीं खुल पाया है। हमारे जो सहयोगी हैं, जो कैमरे के पीछे से लगातार आंकड़े स्क्रीन पर रख रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि अभी तक क्या कुछ रुझान सामने आया है। सौरभ, मेयर चुनाव की बात करें तो अभी तक क्या कुछ रुझान सामने आए हैं, वो जरा डिटेल में बताइए। पहला जो रिजल्ट आ गया है झांसी से बिहारी लाल आर्य जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो जीत गए हैं। लगभग पहली जीत है, लगभग 85,000 वोट से जीते हैं ये। उसके बाद में आगरा से बीएसपी प्रत्याशी लगभग निर्णायक बढ़त से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य 15 की बात की जाए उस पर बीजेपी की ही बढ़त है और लगभग निर्णायक बढ़त है। गोरखपुर में भी लगभग 80,000 वोट के लगभग का मार्जिन है बीजेपी प्रत्याशी में। यानी कि अभी तक जो आंकड़े सामने आए उसमें बीजेपी भारी मतों से लीड करती हुई दिखाई दे रही है। 16 सीटों पर बीजेपी की बढ़त बनी हुई है, एक पर बीएसपी आगे बनी हुई है, बढ़त बनाई हुई है। शुभा से बात करेंगे, नगर पालिका की बात करें। शुभा, तो अभी तक क्या कुछ आंकड़े सामने आए? बीजेपी को यहाँ पर कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, कितनी सीटों पर बीजेपी, और सेकेंड नंबर पर कौन सी पार्टी? 199 सीटों में बात करें तो 88 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 40 सीटों पर एसपी दूसरे नंबर पर है।
हालांकि बीएसपी का भी यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 22 सीटों पर बीएसपी भी आगे चल रही है। कांग्रेस यहाँ पर काफी कम है, 5 सीटों पर ही है, लेकिन अदर्स यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है और 44 सीटें अदर्स को मिली है, जो कि सेकंड नंबर पर दिखाई दे रही है। आदर्श का आंकड़ा आयुष काफी बड़ा है। 44 अन्य जो दल हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनकी यहां पर जीत हुई है। ये आंकड़ा जो सेकंड नंबर पर बीएसपी कैंडिडेट हैं उनसे भी ज्यादा, यानी कि पहले नंबर पर नगर पालिका की बात करें तो बीजेपी बढ़त बनाए हुए लगभग 80 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की बढ़त है, सेकंड पर बीएसपी है। लेकिन जो अन्य का आंकड़ा है आयुष, ये सवाल भी यहां पर है, जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं वो बढ़त बनाए हुए लगभग 44 सीटों पर। बिल्कुल अनुपम सर, पिछली बार की तुलना में इस बार जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनकी जीत का आंकड़ा कम हुआ, इस पर बात करेंगे। लेकिन बड़ी खबर झांसी से है, बीजेपी उम्मीदवार की यहां जीत हो गई है। एक बड़े मार्जिन से बीजेपी ने जीत हासिल की है, जिसकी हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि अब रुझान की बजाय आंकड़ों में धीरे धीरे नतीजे में तब्दील होते जाएंगे। और वही हुआ, 83,548 वोटों से बीजेपी ने जीत दर्ज की है और कांग्रेस से यहां टक्कर थी। बिहारी लाल ने कांग्रेस को मात दी है। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी भी वहां बदला था। बीजेपी की बड़ी जीत हुई है झांसी में। बड़ी और अहम खबर, एक बड़े मार्जिन से 83,548 वोटों से बीजेपी ने एक बार फिर से यहां जीत दर्ज की। पिछली बार भी बीजेपी यहां से जीत दर्ज कर चुकी थी। अनुपम सर, इस बार निर्दलीय उम्मीदवारों का आंकड़ा कम है जीत के मामले में। क्या ये शाम तक नतीजे आते आते बढ़ेंगे, या फिर जिस तरह से अग्रेसिव चुनाव प्रचार प्रसार हुआ है उसकी वजह से भी इसमें तब्दीली आप देख रहे हैं पिछली बार के कंपैरिजन में? नहीं, मैं बिल्कुल मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि नीतीश इस बार डाउन नहीं, क्योंकि भाजपा ने एक पार्टी के रूप में लीड किया है, बसपा एक पार्टी के रूप में फिर से हुई है। आपने एमआईएम का प्रदर्शन देखा, समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करी नहीं है। जहां तक झांसी की बात है, देखिए सुरक्षित सीटों पे हमेशा हर पार्टी एक दलित वर्ग का उम्मीदवार पाती है, उसमें जाहिर सी बात है उसी पार्टी का उम्मीदवार होता है जिसको गैर दलित वर्गों का समर्थन भी प्राप्त होता है। इसलिए आपने भाजपा की बड़ी देखने। एक बात आप जरा नजर देखने की है कि मैं आपको 4 जगहों का नाम दे रहा हूँ और ये चारों ही मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज हैं उत्तर प्रदेश में। रामपुर और मेरठ और सहारनपुर, 3 जगह। अब आप देखिए, सहारनपुर में समाजवादी पार्टी बसपा से पीछे हो जाती है, मेरठ में ये एमआईएम से पीछे हो जाती है, ओवैसी से पीछे हो जाते हैं, और रामपुर की नगर पंचायत में, कैमरी नगर पंचायत में अंसार अहमद आम आदमी पार्टी की तरफ। तो यानी आप देखिए, तीनों जगह, एक जगह बसपा का मुस्लिम उम्मीदवार, एक जगह ओवैसी का मुस्लिम उम्मीदवार, और तीसरी जगह यानी जिस बात को लगातार आप जोर दे रहे थे अनुपम सर, इसके लगातार जोर दे रहे हैं कि इनके जो मुस्लिम उम्मीदवार है वो सपा के मुस्लिम उम्मीदवार को लगातार जगह दे रहे हैं, और ये मुसलमानों के गढ़ हैं उत्तर प्रदेश के। रामपुर, मेरठ और सहारनपुर मुसलमानों के गढ़ हैं। और यहाँ पे अभी जो बात कह रहे थे जोशी की, ज्यादा जगह सपा फाइट में दिख रही है, तो आप साहब देखें, आप इसको गौर करें कि भाई सपा का जो सबसे बड़ा मुस्लिम वोट, उसका माई वोट बैंक है मुस्लिम यादव। अगर मुसलमान इतने अपने गढ़ों में आपको छोड़कर एक जगह बसपा की तरफ जा रहा है, एक तरफ ओवैसी की तरफ जा रहा है, और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है, आपको स्वार में भाजपा की तरफ जाता नजर आ रहा है, भाजपा गठबंधन अपना दल की तरफ जा रहा है, और उसके बाद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कंफर्टेबली बेस्ड है, तो ठीक है। भुवन जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन, मुस्लिम वोट बैंक जो 91% आपके साथ 22 में जुड़ा था वो खिसका है, और न सिर्फ खिसका है बल्कि वो नए ऑप्शंस पर भी विचार कर रहा है। आम आदमी पार्टी, एमआईएम जैसे जो दल हैं उसके साथ भी गया है। देखिए, मैंने 22 के चुनाव के बाद ही कहा है कि जो एएमआईएम है, बसपा है, ये तो टिकट भी इनका फाइनल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, मेरठ में एक वक्त पर ऐसी स्थिति थी जब एमआईएम आगे हो गई थी, नंबर 1 पर थी और एक बड़ा मार्जिन हासिल कर रही थी। हाँ, बीजेपी की हालत भी खस्ता हो गई थी। सपा से अभी भी आगे है। मैं उसी विषय को कह रहा हूँ जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन जिन जगहों पर ये स्थिति आई है, उन स्थिति पे निश्चित तौर पे हम लोग चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश के परिपेक्ष को। ठीक है, भुवन जी रोक रहे हैं। एक बड़ी खबर धीरेन्द्र अवस्थी बताएंगे, हमारे सहयोगी धीरेन्द्र। आदित्यनाथ 2 बजे दोपहर बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, ये बड़ी अपडेट लखनऊ से आ रही, क्योंकि जिस तरह से आयुष बीजेपी मेयर चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में लीड करती हुई दिखाई दे रही है, साफ तौर पर कार्यकर्ताओं में, और जो जिन पदाधिकारियों ने मेहनत की है, कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की है, उन सभी की मेहनत का ही नतीजा है कि बीजेपी हर जगह से लीड करती हुई नजर आ रही। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, ये बड़ी अपडेट लखनऊ से आ रही है आयुष।
बिल्कुल, साक्षी दिवाकर जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बनी है। लेकिन धीरेन्द्र सर, सवाल आपसे है, क्या ये ब्रांड योगी की छवि को और मजबूत करने वाला भी नतीजा साबित होगा? क्योंकि अब तक जो भी चुनाव हुए यूपी में, उसमें कहीं न कहीं मोदी की छवि थी, चाहे वो 17 का निकाय चुनाव हो, 22 का विधानसभा चुनाव हो या 19 का लोकसभा चुनाव, मोदी और योगी की जोड़ी देखी जा रही थी। इकलौता ऐसा चुनाव है जहां योगी आदित्यनाथ अपने दम पर, अपने चेहरे पर ये आंकड़ा लेकर आ रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अगर पूरे देश को गौर करते हैं तो अगर आप ये देखेंगे कि रैलियां और उनके टोन कैसा होता है, रैलियों का टोन एंड टेनर कैसा होता है, तो पूरे तमाम चुनाव को घूमने के बाद अलग अलग राज्यों में मैं ये कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ एक अपनी अलग पहचान बना चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर पर उनके रवैये को लेकर पूरे देश में उनकी पार्टी के समर्थक उनको एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप के तौर पर उभरते हुए देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इस चुनाव से यकीनन उनको बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि अपने आप अपनी पार्टी में ताकत वैसे मिलेगी कि वो अकेले दम पर इस पूरे चुनाव को लीड कर रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, हर जगह रैली कर रहे हैं। तो ये बताता है कि वो चुनाव की जो बिल्कुल जो सबसे जो निचला स्तर हम लोग कहते हैं, माफ कीजिए निचले का वो मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, त्रिस्तरीय में जो सबसे पहला स्तर अगर नीचे से होगा तो उसको देखते हैं, वहां तक वो अपने चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं और एक अलग छवि बनाते हैं। तो मुझे लगता है ये उनको एक ताकत देगा। धीरेन्द्र, क्या अपडेट है आपके पास? अभी तक अगर आयुष बात करें तो मेयर के चुनाव में बीजेपी का तो डंका बजता बस साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन नगर पालिका की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। ये एक्सप्रेस में बीजेपी की गाड़ी सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई 88 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई, सेकंड नंबर पर बीएसपी 22 सीटों पर लीड करती हुई, थर्ड की बात करें तो एसपी 40 सीटें जीती हुई दिखाई दे रही यहां पर, और कांग्रेस 5 सीटें जीती हुई दिखाई दे रही, यानी कि बीजेपी की गाड़ी की रफ्तार सबसे ज्यादा है। और अदर्स की बात करें, ये आंकड़े आयुष काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सेकंड नंबर की पार्टी की बात करें, थर्ड नंबर की बात करें तो उनसे भी ज्यादा जो कैंडिडेट जीते हुए दिखाई दे रहे वो अदर्स के हैं। बिल्कुल धीरेन्द्र, और समाजवादी पार्टी भी क्या नगर पालिका में पिछला आंकड़ा जो उसका लगभग 67 पालिकाओं में उसके चेयरमैन चुने गए थे, वो आंकड़ा क्या रिपीट कर पाएगी, हासिल कर पाएगी, ये देखना होगा। साक्षी दिवाकर जी, एक नई रणनीति बीजेपी ने आजमाई थी, उस रणनीति में कितनी कामयाबी मिली? जो 395 पसमानदा प्रत्याशी या मुस्लिम प्रत्याशी आप लोगों ने उतारे थे, वो कितनी कामयाब तस्वीर दिखी है इस चुनाव? देखिए, उसके पीछे एक खास वजह थी। वो वजह थी 2017 से 2022 का जो हमारा कार्यकाल था, उसमें हमने जो बिना किसी भेदभाव के कार्य किया, तो जो मुस्लिम समाज को जो पहले भड़काया जाता था, भ्रमित किया जाता था, वो चीज वहां पे हमें कामयाबी मिली। इस बार जो मुस्लिम समाज था वो समझ पाया कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो प्रदेश में चैन, अमन, शांति के साथ में हिंदू और मुस्लिम दोनों का विकास कर सकती है। और उसी का ही नतीजा था कि वो समाज ने हमें वोट भी दिया और हमने भी बदले में उनको टिकट दिया, एक रिप्रेजेंटेशन मिली, और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके जो चलती है उस बात पे। ठीक है, एक बड़ी खबर धीरेन्द्र हमें बताने वाले हैं। धीरेन्द्र बताइए। आयुष, रामपुर से बड़ी खबर है, आजम परिवार को बड़ा झटका लगा है, स्वार सीट पर बड़ी हार हुई है। जिस तरह से आजम का लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे एसपी कैंडिडेट के लिए, वहां पर बड़ी हार हुई है एसपी की। बीजेपी गठबंधन की जीत वहां पर हुई है। शफीक अंसारी भारी बहुमत से जीत उन्होंने हासिल की। इस वक्त की बड़ी खबर स्वार सीट से आ रही है। उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन की बड़ी जीत हुई है। शफीक अंसारी भारी बहुमत से यहां पर उन्होंने जीत हासिल की है। तो आजम खान के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरह से आजम खान लगातार प्रचार करते हुए, निशाना साधते हुए सरकार पर नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि अब्दुल्ला आजम 2 बार यहां से विधायक रह चुके हैं, हालांकि दोनों बार उनकी सदस्यता चली गई। अब इस बार जो कैंडिडेट एसपी की तरफ से उतारा गया था, उसके लिए आजम खान प्रचार करते हुए नजर आ रहे, लेकिन बड़ा झटका आयुष यहां पर आजम खान के लिए रामपुर से। भुवन जी, कैसे देख रहे हैं? आजम खान जैसे कद का नेता लगातार प्रचार में जुटा रहा है, उसके बावजूद आपके हाथ सीट नहीं आई। देखिए, पार्टी इसकी समीक्षा करेगी और निश्चित तौर पे ये चिंतन और मंथन का विषय है। आदरणीय आजम खान साहब ने वहां बहुत मेहनत करी, पर परिणाम अनुकूल क्यों नहीं आ पाया, ये चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी यही है, पार्टी अपने स्तर पर पूरी समीक्षा करेगी। उपचुनाव में क्या समाजवादी पार्टी आजम खान के भरोसे ज्यादा हो जा रही है उस खास एरिया में, या उनका कभी ऐसा था कि दूसरे बड़े नेताओं को वहां प्रचार की जरूरत समझ नहीं आई? देखिए, इतना तो समझना पड़ेगा कि उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो कितनी
बार एमएलए रहे, कितनी बार सांसद रहे। लेकिन सवाल इसी वजह से था, वो जो 10 बार के वो विधायक रहे, इसके बावजूद वो अपनी सीट नहीं बचा पाए समाजवादी पार्टी के लिए। बेटे की सीट भी अब चली गई। बेटे की तो टेक्निकली गई है, वो तो आपको पता ही है, सारा विषय आपको पता है। लेकिन निश्चित तौर पे इस बार जो हार हुई है ये किस लिए गए हैं, इसलिए जीत में परिवर्तित नहीं हो पाई। और बड़ी मेहनत करी उन्होंने, लेकिन फिर भी वो परिणाम क्यों नहीं आ पाया, तो इसकी सारी समीक्षा होगी। ठीक। साक्षी दिवाकर जी, आप भले ही कह रहे हैं कि मुस्लिम लोग विकास के साथ आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन जब रामपुर में आपको जीत की जरूरत पड़ी तो फिर आपको एक मुस्लिम उम्मीदवार अपनी पार्टी से नहीं मिला, बल्कि वहां अपना दल को वहां उतारना पड़ा, जबकि अपना दल का जो बेस है वो पूर्वांचल में है। साक्षी सुन रही हैं आप? चलिए, शायद आवाज नहीं आ रही है, लेकिन अनुपम सर कैसे देख रहे हैं अपना दल की जीत को यहां? देखिए, बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो है एक 65% मुस्लिम सीट है, और वहां पे अगर अपना दल पहुंच जा रही है तो मैं फिर से एक बार देखिए रिपीट करूं, अभी मैं देख रहा था कि मुस्लिम मतों के लिहाज से अपना दल समाजवादी पार्टी को रामपुर में मात दे रही है, आम आदमी पार्टी मात दे रही है, मेरठ में MIM आपको मात दे रही है, सहारनपुर में बसपा दे रही है, झांसी में कांग्रेस आपको मात दे रही है। तो अब ये अभी बाकी जगहों के नतीजे देखना बाकी है। पर अगर मैं इसी में एक और सवाल जोड़ रहा हूं। हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि पूरी तरह से बाइपोलर सा इलेक्शन दिखा था। क्या वो बाइपोलर इलेक्शन मल्टीपोलर में फिर से आ चुका है यूपी में? बिल्कुल हर चुनाव में, हर प्रोग्राम में आपकी यही बात कह रहा हूं कि 91% वोट 2022 में समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का मिला। इतना वोट सिर्फ इतिहास में एक बार मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग को पाकिस्तान के सवाल पे 1946 में मिला था। उसके बाद इतना मुसलमान वोट कभी किसी पार्टी को नहीं मिला। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने चूंकि मुसलमानों को लगातार 14 में निराश किया, 17 में किया, 19 में किया, 22 में किया, अपने सारे गढ़ हार गए, बदायूं हार गए, कन्नौज हार गए, आजमगढ़ हार गए, रामपुर हार गए। आजमगढ़ हारे तो कह दिया बसपा लड़ी है इसलिए हार गए, और रामपुर हारे तो इसलिए कह दिया बसपा नहीं लड़ी इसलिए हार गए। उसके बाद लगातार मुसलमानों की शिकायत रही कि आप साहब कैराना में नाहिद हसन के साथ नहीं खड़े हुए, बरेली में शकील इस्लाम के साथ नहीं खड़े हुए, कांग्रेस में सोलंकी के साथ नहीं खड़े हुए, और आजम खान के साथ तो आप बिल्कुल नहीं खड़े हुए। प्रयागराज में आप अतीक अहमद को क्रिमिनल कह देते हैं, झांसी में पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर होता है तो आप तुरंत पहुंच जाते हैं, हालांकि उनका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड था। ऐसे में मुसलमानों ने इतनी बड़ी मात्रा में सपा से, और ये बात मैं आपके चैनल पे कितनी बार कह चुका हूँ, हर जगह कह चुका हूँ, और देखिए एकदम वही चीज साबित हो रही है कि मुसलमानों की पार्टी मुसलमानों के वोट से चल रही थी, मुसलमान उसको बड़ी मात्रा में छोड़ा। एक बार एक चीज देखे, एक मिनट इसको मैं फिर से, और मैं इस पे पुलिस साहब अगर बैठे हो, मुझे नजर तो नहीं आ रहा, अभी मैं उनकी आवाज सुन रहा था, मैं उनकी राय चाहूंगा कि आप देखें आम आदमी पार्टी रामपुर में जीत रही है, मेरठ में सपा से MIM आगे चल रही है, सहारनपुर में बसपा आगे चल रही है, झांसी में कांग्रेस आगे चल रही है, अभी अपना दल में साफ में मात दे दी सपा को। ये सारे मुसलमानों के घर है, इसको पुलिस साहब कैसे देखते हैं? धीरेन्द्र सर, आपका जवाब चाहिए अनुपम सर को। हाँ, देखिए अनुपम जी, मुझे लगता है कि बहुत गहराई से आपने सारा विश्लेषण दिया ही है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जो सोशियोलॉजिकल जो अलाइनमेंट है वो हर उसके बाद, जीत के बाद और हार के बाद बदलते हैं, और वो पार्टियां जो वोटर है जो सजग होता है, खासतौर से मुस्लिम वोटर्स का एक ट्रेंड हमको जो दिखता है, एक अच्छा ट्रेंड जो होता है कि वो एक तो पोलिंग बहुत ज्यादा करते हैं, और उससे पहले बाकायदा वो एक डिस्कशन प्रोसेस जो है उनका होता है। ये बात बहुत ही, चूंकि ये डाटा आपने बहुत ही कंपेयर किया, ये यकीनन मेरे लिए भी एकदम नया डाटा था कि बिल्कुल इस तरह से 1946 के बाद इस तरह से एक बात हुआ हो, वरना तो हम देख रहे थे 89 के बाद ये प्रोसेस आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है कि जब मुस्लिम वोटर थोड़ा अलग एक दूसरे मतलब कांग्रेस से अलग हटके टुकड़ों में बंटकर अलग अलग वोट करने लगा था। कभी कुछ ज्यादा होता था, कभी कुछ कम होता था, लेकिन 2022 में जितनी ताकत के साथ, जितनी एकजुटता के साथ समाजवादी पार्टी को उन्होंने ताकत दी थी, वो ये लगने लगा था कि जो समीकरण वो बना रही है समाजवादी पार्टी, जो एक जातीय और सामाजिक समीकरण के दम पर उसने चुनाव में बीजेपी के सामने अपने आप को विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया था, मुझे लगता है कि वो उस हार ने, जो समाजवादी पार्टी का जो एक जातीय समीकरण था जिस पर आप भी उस वक्त और हम लोग परिचर्चा में शामिल होते थे, तो उसमें मुझे लगता था कि एक
125 से ज्यादा ये संभव नहीं है, तो वो वहीं तक जाकर रुके थे। सर, समाजवादी पार्टी की लीडरशिप के लिए कितना बड़ा सवाल है, खास करके अखिलेश यादव के लिए। जब 12 में सत्ता मिली तो मुलायम सिंह यादव ने उनको सत्ता दी थी, उसके बाद 14 हारे, 17 में विधानसभा, फिर निकाय चुनाव, 19 का लोकसभा, फिर 22 का विधानसभा। अब फिर से ये निकाय चुनाव में भी नतीजा वही दिख रहा है, कमोबेश स्थितियां बदली नहीं है। मुझे लगता है कि जब आदर्श 44 जीत रहे हो, इस पूरे चुनाव को ऐसे देखिए कि महापौर, मैंने आपको बताया कि एक विधायक से बड़ी सीट एक तरह से हो गई है। अगर हम एक सीट के तौर पर देखें तो वहां पूरी तरह से साफ करती है बीजेपी। बसपा उसको कहीं कहीं चुनौती देती हुई दिखती है। बहुजन समाज पार्टी आगरा में जैसे जो पहले गढ़ था वहां वापस अपनी पकड़ बनाती दिखाई दे रही है। मेरठ में काफी ठीक ठाक लड़ रहे हैं, सहारनपुर में वो लोग लड़ रहे हैं। तो ये सब चीजें इस तरफ बता रही हैं कि अखिलेश यादव को अपनी जो रणनीति है उसको पूरी तरह से रिव्यू करना होगा और उस पर आगे की तरफ देखना होगा कि मेरा एजेंडा क्या है, हम क्या देंगे। इस तरह के इशू पर जाना होगा, ना कि आप क्या क्या दे रहे हैं और आपने ये कर दिया। मुझे लगता है आयुष ये सब होगा। मोहन जी, कैसे देख रहे हैं, क्या रणनीति में बदलाव की जरूरत है और रणनीति में बदलाव के साथ ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यूपी में हर पॉसिबल परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपना लिया है, आजमा के देख लिया है। अब क्या बचता है और क्या इससे 24 में समाजवादी पार्टी की मुख्य विपक्षी पार्टी वाली जो दावेदारी है वो कमजोर नहीं पड़ रही है? देखिए, विश्लेषक साहब ने जो बात बताई उसमें केवल एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। आपने जो बताया कि आम आदमी पार्टी एक जगह बसपा, एक जगह कांग्रेस, AMIM एक जगह, ये 4 पर्टिकुलर जगह है। प्रदेश बहुत बड़ा है। आप देखिए, या तो भाजपा नहीं, उन्होंने एक एग्जांपल के साथ इसे रखा कि 91% जो मुस्लिम वोट बैंक था वो समाजवादी पार्टी के साथ था, लेकिन अब मुस्लिम वोट बैंक जो है वो और ऑप्शंस तलाश रहा है और बाकी पार्टियों को भी वो वोट कर रहा है जहां उसे लगता है कि समाजवादी पार्टी नहीं तो कम से कम ये पार्टी जो है XYZ वो बीजेपी को हराए, ना भी हराए तो भी वो उसे वोट कर रहे हैं। क्योंकि कई जगह SP तीसरे नंबर पर है, MIM दूसरे नंबर पर है या BSP दूसरे नंबर पर है। ये आंकड़ा आप देख रहे हैं मोहन जी। मैं उसी विषय पे कह रहा हूँ, मतलब जिन जगह पर वो या तो जीते हैं ये लोग 4 दल या फिर सेकंड नंबर पर आए, ये कुछ पर्टिकुलर जगह है। लेकिन अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य को समझेंगे तो आप पाएंगे या तो समाजवादी ही भाजपा को हरा रही है या भाजपा समाजवादी को हरा रही है। अब रही बात की कुछ जो मंथन के विषय है वो थोड़े से पार्टी चिंतन मंथन करती है, आगे बढ़ती है, अपना वो देखती है। लेकिन एक इसमें सवाल ये हो सकता है भुवन जी, एक तो कई जगह ऐसा है जहां बीजेपी को कोई दूसरा दल हरा रहा है या बीजेपी किसी दूसरे दल को हरा रही है। जैसे मेरठ का एग्जांपल, MIM दूसरे नंबर पर है, BSP आगरा में है, सहारनपुर में है। लेकिन सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी ने 2022 में गेन किया था 17 के कंपैरिजन में। आपका वोटिंग परसेंटेज जो है आपके पाले में जो रहा 36% था और बहुत बड़ा उसमें डिफरेंस देखा गया था। आपके लिए एक प्लस पॉइंट की तरह था। कई सीटें ऐसी थी जहां बहुत क्लोज फाइट देखी गई थी। पूर्वांचल में आपने लास्ट फेज में 7वें फेज में मुझे याद है 56 सीटें थी, 28 आपने जीती, 28 बीजेपी ने जीती। और वो उस इलाके में था जहां पर गोरखपुर और वाराणसी जैसे यानी योगी मोदी वाले गढ़ के इलाके थे। तो उसके बावजूद आपका वोटिंग परसेंटेज बेहतर हुआ था। लेकिन इस चुनाव में आपके पास गेन नहीं दिख रहा है, वो आप समझने की कोशिश करिए। इस पर आपसे राय लेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, धीरेन्द्र बताएंगे। धीरेन्द्र, उपचुनाव से जुड़ी हुई आयुष इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 96 सीट पर SP और NDA गठबंधन के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिले। इस वक्त की बड़ी खबर उपचुनाव से जुड़ी हुई, उपचुनाव की भी नतीजे सामने आ रहे। 96 सीट पर गठबंधन और SP में कांटी की टक्कर देखने को मिल रही है। SP प्रत्याशी कीर्ति कोल 150 वोटों से आगे चल रही है। मुकाबला यहां पर बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। 14 राउंड के रुझान में SP अभी तक आगे चली, लेकिन अंतर बहुत कम है। 150 वोटों से सिर्फ आगे हैं। 96 सीट पर गठबंधन और SP के बीच में कांटी की टक्कर देखने को मिल रही है। SP प्रत्याशी कीर्ति कोल 150 वोटों से आगे हैं। आयुष, बिल्कुल एक टफ फाइट और लगातार ये हम देख रहे हैं कि आंकड़ा जो है बहुत क्लोज है और वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह से भी बहुत नजदीकी लड़ाई यहां दिख रही है। साक्षी दिवाकर जी से हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लगातार उनको इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन भुवन जी, आपका जवाब रह गया था। देखिए, अभी आपके जो ग्राउंड में थे रिपोर्टर, उन्होंने बताया कि 96 का भी उदाहरण लिया। लीडरशिप वाली बात दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर आ रही है, जो टिकट वितरण हुआ और जो नाराजगी रही। मैं अभी आप डिबेट में सुबह से हूं तो मैंने
सुना कि संभल में जो सांसद जी थे उनका अलग कैंडिडेट था, जो कि पता भी है मुझे। तो लेकिन क्या वो नहीं, उन्होंने तो खुल के कह दिया था कि अगर मुझे निकालना हो तो निकाल दीजिए, अखिलेश यादव का नाम लेके। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ, जो कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, सांसदों की जो नाराजगी है, वो कारण पे भी चिंतन मंथन होगा। और टिकट बंटवारे में जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए कि जिनके कहने पे टिकट मिला है, तो वो भी चिंतन मंथन होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि माननीय अखिलेश यादव जी पे विश्वास था। सेकंड नंबर की लड़ाई भी है, या फिर जीते हैं तो वहां पर हम ही जीते हैं। ये भी आप पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखेंगे तो इस चीज से बच नहीं सकते। साक्षी जी, 96 में बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत दिख रही है, और सवाल स्वार को लेकर भी था कि जब मुस्लिम्स का साथ आपको मिल रहा है, जैसा दावा आप कर रही हैं, तो फिर स्वार में अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा आपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है और हमारे कई साथी भी हैं, तो हम सबको साथ में लेके चलते हैं। ये नहीं कि आज हमारी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं, वो बात ठीक है साक्षी जी, लेकिन अपना दल सोनेलाल का कितना बेस यहाँ है रामपुर में, तो आप भी जानती होंगी। देखिए, जब हम रामपुर की बात करें तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना ही प्रत्याशी उठाया था और हमें भारतीय जनता ने बहुत प्यार भी दिया था और हम जीते भी थे। ये सब गढ़ माने जाते थे, चाहे आजमगढ़ की बात कर लें, रामपुर की बात कर लें। और रामपुर में तो 2022 का चुनाव ले लें या उपचुनाव ले लें, भारतीय जनता पार्टी को लगातार वहां की जनता जिता रही है। क्योंकि अगर हम देखा जाए रामपुर की, तो आज तक समाजवादी पार्टी के जो नेता है उन्होंने टोपी पहन के वहां की जनता को टोपी पहनाने का ही काम किया है। वैसे तो रामपुर देखा जाए तो वहां की जो टोपी होती थी वहां के लिए फेमस होता था, लेकिन बाद में हमने देखा 2012 से 17 के बीच में किस प्रकार से रामपुर के नाम जब भी आता था गलत चीजों के लिए आता था। कभी बहस ढूंढने के लिए आता था, कभी घोटाले के लिए आता था, कभी हर बार गलत ही चीजों के लिए रामपुर वहां प्रसिद्ध किया गया था 2012 से 17 के बीच में। तो जो लोग थे वहां के, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक विश्वास जताया और उसका इनाम भी उन्हें मिला। बहुत सारी परियोजनाएं वहां पर है और यही कारण है कि जनता को दिख रहा है कि वहां पे कार्य हो रहा है, वहां विकास कार्य चल रहा है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, हमारे सहयोगी धीरेन्द्र अवस्थी हमें एक बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। धीरेन्द्र। आयुष, बरेली से बड़ी अपडेट है। बरेली नगर निगम में बीजेपी कैंडिडेट आगे चले, भारी मतों से आगे चले, इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही बरेली से। बरेली में बीजेपी प्रत्याशी उमेश गौतम को अब तक 89,266 वोट मिले हैं। वहीं एसपी मेयर प्रत्याशी आयस तोमर को 51,415 वोट मिले हैं। कांग्रेस की बात करें तो मेयर प्रत्याशी केबी त्रिपाठी को 13,145 वोट मिले हैं, तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। वहीं बीएसपी मेयर प्रत्याशी यूसुफ की बात करें तो 8,813 वोटों से ये चौथे नंबर पर चल रहे हैं। तो बरेली नगर निगम से ये बड़ा अपडेट अब तक जो रुझान सामने आए। आयुष। बिल्कुल, बरेली और अयोध्या इस वजह से अहम है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को पिछली बार जीत जरूर मिली थी, लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज फाइट यहाँ था, क्लोज मार्जिन था। अनुपम सर, क्या तैयारियों में भी समाजवादी पार्टी और बेहतर कर सकती थी? उसके पास ऑप्शन था। खलीलाबाद जो बस्ती मंडल की नगरपालिका है, वहां पर भी ऐन मौके पे दूसरे एक निर्दलीय प्रत्याशी को वहां समर्थन दिया गया। अखिलेश यादव उसके साथ नजर आए बाद में, जबकि पार्टी का आधिकारिक प्रत्याशी कोई और था। मथुरा में यही स्थिति हमने देखी, झांसी में प्रत्याशी बदलना पड़ा। कुछ सांसद भी अपने अपने अलग प्रत्याशी लेकर उतरे थे मैदान में। देखिए, अखिलेश यादव तो अब कई चुनाव कर, लेकिन अगर ये निकाय चुनाव का में अगर समाजवादी पार्टी की तरह से पिछड़ती है और अगर इसके लिए जैसा कि आप कह रहे हैं प्रत्याशियों के चुनाव में भी दिक्कत आई, अभी जोशी कह रहे थे, तो फिर डेफिनेटली इसका जो ब्लेम है वो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के कंधे पर है। क्योंकि जब से शिवपाल यादव लौटे हैं तब से बात हो रही है, चाचा की बात हो रही है कि शिवपाल यादव की नगर नगर गांव गांव जिला जिला मोहल्ले मोहल्ले बहुत पकड़ है। बहुत कुछ हम लोगों ने सुना है शिवपाल यादव के बारे में। हालांकि आपके चैनल पे एक बार मैंने कहा था शिवपाल इज बहुत ओवर रेटेड पॉलिटिशियन है, लेकिन इस बार लगातार कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को बहुत छूट दी है। कानपुर में हमने शिवपाल यादव को कैंडिडेट चुनते देखा, एक अच्छा चुनाव उन्होंने फंसाया भी कानपुर में। ऐसे में अगर शिवपाल यादव को इतनी छूट मिलने के बाद, ज्यादा की दूरी वापस आने के बाद, शिवपाल यादव का इतना प्रोफाइल होने के बाद कि साहब के पास बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, उसके बाद अगर प्रत्याशियों के चुनाव में गड़बड़ी नजर आ रही है और प्रत्याशियों के चुनाव के चलते सपा तीसरे नंबर पर जा रही है, जैसा कि अभी जोशी जी कह रहे थे कि प्रत्याशी। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास। धीरेन्द्र हमारे सहयोगी एक बड़ी खबर बता रहे हैं। धीरेन्द्र। और गाजियाबाद से बड़ी अपडेट है। आयुष, गाजियाबाद से बड़ी अपडेट ये कि मेयर पद के लिए बीजेपी की बढ़त बरकरार, एक बड़ी बढ़त बीजेपी कैंडिडेट 90 राउंड के बाद बीजेपी प्रत्याशी 84,289 वोट से आगे हैं।
बड़ा अंतर है। बीजेपी की सुनीता दयाल को अब तक 1,21,709 वोट मिले हैं। वहीं बीएसपी प्रत्याशी निसारा खान को 37,420 वोट मिले हैं, सेकंड नंबर पर ये हैं। तो भारी अंतर के साथ में जो बीजेपी कैंडिडेट गाजियाबाद से मेयर के, वो आगे चल रहे हैं। करीब 84,289 वोटों से आगे हैं। बड़ा अंतर है आयुष। बिल्कुल धीरेन्द्र सर, इलेक्शन मैकेनिज्म को कैसे आप कंपेयर कर रहे हैं? बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, एक तरफ बड़े बड़े दिग्गज थे और पूरी पार्टी, चाहे वो सरकार के चेहरे हों या फिर संगठन के चेहरे हों, वो लगे थे, जबकि समाजवादी पार्टी में एक वक्त तक सिर्फ अखिलेश यादव लीड कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। दूसरे फेज में शिवपाल यादव और डिंपल यादव भी उतरे, उसके बावजूद कई ऐसे चेहरे थे, चाहे रामगोपाल यादव की बात की जाए या सांसदों की बात की जाए, वो जमीन पर गायब रहे। देखिए, जो एक हमको ये भी देखना होगा, जो पार्टियों का एक बेस होता है वो किस तरह से निर्मित होता है, या पार्टियों का जो कोर है वो कैसे बनता है। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो ये पार्टी एक परिवार के आधार पर बनी हुई पार्टी है, परिवार के फैसलों के साथ है, उनको समाजवादी कहा गया। लेकिन समाजवादी अगर हम लोग 1993 के पास से अगर आप देखेंगे, समाजवादी वही होता रहा जिसको मुलायम सिंह यादव कहते रहे कि ये समाजवादी है, तो वही समाजवादी हुआ, और वो समाजवादी नहीं रहता है जब उसको नहीं कहते हैं। तो परिवार के आधार पर ये पार्टी, कास्ट बेस बहुत ताकतवर, उसके साथ ये पार्टी, और फिर जब जुड़ती है बाकी सामाजिक समीकरणों में या जातीय समीकरणों को साधते हुए, जब वो उस वक्त के कुछ मुद्दों को साथ उठाती है तो उनको तोड़ते हुए आगे बढ़ती है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, लेकिन इस पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने खोल से निकलते हुए नहीं दिख रही थी। अखिलेश यादव कोई नए एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही है। हैरानी की बात है कि अगर हम लोग नगर पालिका का आंकड़ा देख लें तो जिसमें वो अभी भी 44 दिख रही थी, वो 36 पर है, और जो अदर है वो 40 पर है। यानी आप उन जगह पर जहां आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग महसूस कर रहे थे, वहां भी आप लगातार लूज कर रहे हैं। तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपकी जो वोट खींचने की जो ताकत है उसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा है, वो छींच रही है। और अगर ये छींच रही है तो इसको रखना होगा। आपके पास आपने देखा होगा 2 या 3 मई से अखिलेश यादव मतलब बिल्कुल लास्ट लेग में निकले थे, अगर हम लोग गए तो उससे पहले योगी उस पूरे इलाके को, और खासतौर से मैं ये कहूंगा, और सर एक वक्त वो भी था जब चुनाव प्रचार का आगाज नहीं हुआ था, तब भी बीजेपी अलग अलग रैलियां कर रही थी जब निकाय चुनाव टल गया था। हाँ, मैं इसमें एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन हिस्सों में जहां समाजवादी पार्टी अपना बेस इस समय खोती हुई दिख रही है, चाहे वो बसपा को ताकत मिल रही हो, चाहे वो एआईएम को, ये सबसे बड़ा खतरा होगा, क्योंकि यहाँ वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम ताकत के सहारे ही उसका अस्तित्व है। आरएलडी बहुत सेलेक्टेड पॉकेट की पार्टी है और उससे ज्यादा उसकी शक्ति भी नहीं है। जी धीरेन्द्र अवस्थी हमारे सहयोगी एक बड़ी खबर से हमें रूबरू कराएंगे। धीरेन्द्र, आयुष 96 सीट उपचुनाव को लेकर बड़ा अपडेट है, बड़ा उलटफेर यहां पर हुआ है। अपना दल एस की रिंकी कौल 483 वोटों से अब आगे चल रही हैं। अभी कुछ देर पहले एसपी की कैंडिडेट कीर्ति कौल 150 वोटों से आगे चल रही थी, लेकिन अब यहां पर बड़ा उलटफेर हुआ है। अपना दल की प्रत्याशी रिंकी कौल 483 वोट से अब लीड करती हुई दिखाई दे रही हैं। 14 राउंड के बाद एसपी की कीर्ति कौल को 36,386 वोट मिले, और वहीं रिंकी कौल की बात करें तो 36,869 वोट मिले हैं। तो कुछ देर पहले कीर्ति कौल 150 वोटों से आगे चल रही थी, लेकिन अब बड़ा उलटफेर यहां पर हुआ है। लगभग 400 से ज्यादा वोटों से यहां पर बीजेपी कैंडिडेट बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे। आयुष, बिल्कुल, और क्लोज फाइट, एक बेहद कम मार्जिन यहां पर बीजेपी अपना दल प्रत्याशी के पास दरअसल है। बोन जी कैसे देख रहे हैं, और 24 में दावेदारी कमजोर नहीं पड़ रही है क्या इससे साफ तौर पर? देखिए, इसलिए कमजोर नहीं पड़ रही है कि आप देखिए, मैंने कहा ना 5-6 जगह आपने उदाहरण दिए, उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि वो तो परिणाम है, उससे तो इत्तेफाक रखना ही भी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए, पूरे परिप्रेक्ष्य को अगर आप देखें तो आज भी भारतीय जनता पार्टी को हराया तो केवल हमने हराया, या उन्होंने हराया तो हमको हराया। ये 96 का भी उदाहरण आपको बताने के, तो ये तो एमएलए का उपचुनाव है, प्रदेश का चुनाव है, तो उसमें देखिए आप नेक टू नेक फाइट कौन दे रहा है, कभी हम आगे हो रहे हैं, कभी वो आगे हो रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश का वन पोल है ही, इसमें दो राय नहीं। वो जो अंदरूनी कारण है उसमें हम लोग चिंतन मंथन करके आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी वन पोल है तो इससे सबको इत्तेफाक रखना ही होगा, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी सेकंड पोल है सिर्फ, इसको लेकर लड़ाई अब दिख रही है? बोन जी, नहीं, वो मैंने कहा 4-5 सीटें हैं आप जो बता रहे हैं, वो
जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, देखिए अयोध्या में परिणाम घोषित हो रहे हैं, बीजेपी की लीड बढ़ती जा रही। बरेली में हमने देखा ये ऐसी जगह थी जहां पर समाजवादी पार्टी ने कड़ी टक्कर दी थी, मौका था समाजवादी पार्टी के पास कि उस टक्कर को इस बार जीत में तब्दील किया जाए, लेकिन वहां पर कहीं न कहीं न तो रणनीति दिखी और न ही जमीन पर वो कोशिश दिखी। और शायद क्या ये रामचरितमानस वाले कांड या ऐसे मुद्दों का असर नहीं है जहां पर सवर्णों से थोड़ी सी आपकी पार्टी दूरी बनाती दिखी थी भुवन जी, जब पार्टी के अंदर खाने में ही कुछ विधायक ऐसे थे जो रामचरितमानस वाले कांड से नाराज थे, तो उन मुद्दों का असर तो दिखेगा। 17 निगम में से 11 निगम ऐसे हैं जहां पर 50% से ज्यादा वोट जो है वो सवर्णों का है भुवन जी, जो पारंपरिक तौर से बीजेपी से जुड़ा है। हालांकि आयुष जी आप जानते हैं बहुत गंभीर पत्रकार आप हैं, मैं मानता भी हूँ। आज ये चिंतन और मनन का आज का विषय नहीं है जो विषय आप उठाना चाहते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि पार्टी मेरा सवाल शायद मैं समझा नहीं पाया, मैं समझाता हूं। देखिए बीजेपी ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की पसमानदा सम्मेलन के जरिए, बाकी दलों ने भी कोशिश की और कामयाबी कहां मिली है वो लगातार हम दिखा रहे हैं। सवर्णों को जो बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक है उनको आपने अपने पाले में लाने के लिए क्या किया? न तो कार्यकारिणी में जगह दी, आपको फिर से अमेंडमेंट एक सुधार लाना पड़ा, उसमें आपको नई लिस्ट जारी करनी पड़ी जब देखा गया कि उसमें सवर्ण नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि उस वोट बैंक को आप अपने पाले में लाने के लिए क्या कर रहे हैं भुवन जी? चलिए भुवन जी से हम फिर से कनेक्ट करेंगे। और सहारनपुर में मार्जिन बढ़ चुका है, 40,000 वोटों के करीब बढ़त बीजेपी प्रत्याशी को मिल चुकी है। 1,07,909 वोट अब तक बीजेपी को मिले हैं और बीएसपी प्रत्याशी खदीजा मसूद को लगभग 68,000 वोट। साक्षी जी कैसे देख रही हैं, खास करके सहारनपुर में समाजवादी पार्टी का नंबर 3 पर होना, बीएसपी भी टक्कर दे रही है। आगरा में एक बड़ा उलटफेर हम देख रहे हैं, वहां 9 विधायक हैं, 9 के 9 विधायक आपकी पार्टी से। योगेंद्र उपाध्याय अपना वार्ड नहीं बचा पाए, बेबी रानी मौर्य जैसे दिग्गज नेता वहां से आपकी आती हैं जो दलित वर्ग से ही आती हैं, इसके बावजूद आपको उसका फायदा नहीं मिल रहा है। देखिए, अगर निकाय चुनाव की बात की जाए तो अभी बात जब हो रही थी कि कौन दूसरे पैमाने पे है, और पहले पोजीशन की तो बात ही नहीं होती क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही निकाय चुनाव में हमेशा ही अव्वल रही है। लेकिन दूसरे नंबर की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि सपा का ये बोलना कि सपा दूसरे नंबर पे ही गलत होगा, क्योंकि निकाय चुनाव में अब तक हमने देखा 2017 वाले चुनाव की बात की जाए तो उसमें सपा का सफाया हुआ था, बीएसपी फिर भी 1-2 सीटें लेकर आ गई थी। उससे पहले भी जाए तो कांग्रेस भले सपा से आगे ही थी, सपा कांग्रेस को भी नहीं हरा पाई थी। तो लगातार जो शहरी जनता है वो जिस तरीके से सपा को देखती है वो देखने वाली बात है इस चीज में। क्योंकि देखिए ये बात किसी से नहीं छुपी है कि जब बात प्रदेश में जो गुंडागर्दी होती है उसकी बात की जाती है तो सपा का नाम ही सबसे पहले आता है। एक सपा गुंडागर्दी का पर्याय बन चुकी है और ये जनता भली भांति जानती है, उसी के आधार पर वोट करती है। तो भारतीय जनता पार्टी जब निकाय चुनाव की बात की जाए, विधानसभा चुनाव की बात की जाए, सांसद चुनाव की बात की जाए, हर चुनाव को इम्पोर्टेंस देती है, वो हर चुनाव को खास मानती है। अपना दल ने आज खास तौर से आजम खां के किला को फतेह किया। हमारे साथ आशीष पटेल जी हैं, अपना दल के नेता हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। किस तरीके से आप लोगों ने चक्रव्यूह रचा, खास तौर से रामपुर की अगर हम बात करें? देखिए, हमारी नेता सड़क से लेकर के संसद तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार में प्रतिभाग कर भी वंचित समाज, दलित, पिछड़े की लगातार बात उठाती रहती हैं। और इसी प्रयोग के रूप में हमने एक पिछड़े वर्ग से आने वाले, मुस्लिम समुदाय से आने वाले व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया, शफीक अहमद अंसारी जी को। और शफीक अहमद अंसारी जी ने आजम खान साहब का अंतिम किला ध्वस्त करके इतिहास रच दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी को, जिस प्रकार से दोनों उपचुनावों में और हमारे निकाय चुनाव में हम सब तीनों पार्टियों ने मिलजुल करके चुनाव लड़ा और जबरदस्त रिजल्ट, निकाय चुनाव का भी आपको आइडिया लग ही रहा है कि जैसा रिजल्ट आ रहा है हमने दिया है। तो हमारे सरकार की नीतियों का, जो एनडीए सरकार की नीतियां हैं, उनका ये रिजल्ट है। नहीं, आप लोगों के ऊपर आरोप है खासतौर से आप पे कि आपने धमकाने का काम किया है 96 में, और उसका ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है। चलिए, मैं 96 में मैंने धमका लिया, स्वार में किसने धमकाया है? स्वार तो मैं देखने भी नहीं गया। स्वार नामांकन के बाद तो मैं गया भी नहीं। देखिए, अखिलेश जी जब हारने लगते हैं, उनकी टीम के पास कोई जवाब नहीं होता है।
तो उनके पास यही एक बहाना होता है कि इस तरह के अनर्गल, कभी ईवीएम का, कभी कुछ, और किसी चीज का आरोप लगाइए। देखिए, धमकाना, गुंडई करना और ये सब गलत काम करना, ये सपा का चरित्र है। अपना दल का कभी ऐसा इतिहास रहा हो तो आप सब मीडिया के साथी हैं, जानते हैं। अपना दल अपनी नीतियों पे विश्वास करता है, गुंडई पर नहीं। तो आपकी छवि धूमिल करने का काम किया तो आपका एक्शन क्या होगा? निश्चित तौर पे मैं इस पर जो है अपने कानूनी सलाह लेकर के, आज चुनाव निपट जा रहा है, इन्होंने जो चुनाव आयोग को पत्र लिखा है या तो उसका प्रमाण दें, अन्यथा मैं कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बातचीत करूंगा। निश्चित तौर पे तो ये आशीष पटेल साफ तौर पे कहना है कि ये जीत उनकी पार्टी का मेहनत, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और खासतौर से पासमानदा समाज को लेकर के चलने का काम किया, उनसे प्रत्याशी दिया, उसकी जीत है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पार्टी ने जो आरोप लगाया है उसके खिलाफ वो जाएंगे और मानहानि का दावा भी आगे करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ पवन सिंह सेंगर, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो अपना दल के नेता मिनिस्टर आशीष पटेल को आप सुन रहे थे, और बड़ी खबर यह है कि बढ़त जो है वो 96 सीट पर भी लगातार दिख रही है। धीरेन्द्र सर, क्या स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स हुई हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से? क्या फैक्टर्स रहे जहां समाजवादी पार्टी ऑप्शंस को तलाश तक की थी लेकिन नहीं कर पाई? देखिए, वो तो अभी पार्टी अपने आप उसको देखेगी, उनकी पार्टी है, उसको तय करना। लेकिन अगर हम देखते हैं तो हमको लगता है कि अपना सामाजिक बेस बढ़ाने में, अपने मुद्दों को सही तरीके से उठाने में या सही मुद्दे चुनने में चूक रहे हैं अखिलेश यादव। मगर मुझे लगता है, वो लगता है कि कई बार पत्रकारों के लिए ज्यादा मुद्दे चुनते हैं बामुकाबले अपने वोटर्स के लिए। उनको चाहिए कि इस वक्त उनको जो उत्तर प्रदेश की ग्राउंड में उनके सामने एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो 24 घंटे राजनीति करता है, जो पूरी तरह से पॉलिटिक्स में है और हर तरफ जिसके पास कोई दाग नहीं है, जिसके पास इस तरह का कोई आरोप नहीं है, और करप्शंस और जो अलग किस्म के आरोप थे, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस थी, उन पर अक्सर सरकारें बनी और बिखरी हैं। उत्तर प्रदेश में ये इतिहास है कि अगर हम लोग किसी सरकारों के बनने का अगर क्रम देखते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहली सिचुएशंस होती है जिस पर आम आदमी वोट करता है, कास्ट और रिलीजन के बैरियर को तोड़कर। वो शायद मुझे लगता है कि गलती कर गए। वो अभी तक भी उस चीज को 2022 के चुनाव से आगे बढ़ने की तरफ नहीं सोच रहे हैं, और अभी उनको 2024 का चुनाव है, उसके लिए पूरी तरह से एक नई रणनीति के साथ आना होगा, जो अभी मुझे नहीं लगता इस पूरे चुनाव में उसका कोई दूर दूर तक उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करने की जो कुछ अपने लोग नाराज थे उनको लेकर भी आपसे बात होगी, क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क ने उम्मीदवार उतारा, जयंत चौधरी साथ नहीं दिखे, इसका असर क्या दिखा, यहाँ पर बात होगी। लेकिन धीरेन्द्र अवस्थी हमारे सहयोगी, एक बड़ी खबर और साथ साथ अपडेटेड आंकड़ा जो है इस वक्त का लेटेस्ट आंकड़ा क्या है नगर पालिका का, नगर निगम का, वो बता रहे हैं। आयुष, नगर निगम और नगर पंचायत में तो बीजेपी का डंका बज रहा है, और अगर बात करें नगर पंचायत अध्यक्ष की तो वहां पर भी बीजेपी सबसे आगे चल रही, लीड करती हुई दिखाई दे रही। 544 में से 420 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी 151 पर सबसे बड़ी पार्टी और बीएसपी 32 पर। देखिए, ये ट्रेंड के जरिए आंकड़े दिखा रहे। कांग्रेस 7 सीटों पर यहां पर जीतती हुई। अदर्स की बात करें तो 10 खाते में 142 सीट जाती हुई यहां पर दिखाई दे। तो ये आंकड़े आपके सामने ग्राफिक्स से लिए किस तरह से देखिए। बीजेपी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई 151 सीटों पर जीत। एसपी की बात करें तो 88, बीएसपी 32 सीटों पर। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 7 और अदर्स के खाते में 142 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। अभी तक के जो रुझान सामने आए आयुष, वो आंकड़े बिल्कुल। धीरेन्द्र सर, क्या अखिलेश यादव का जयंत चौधरी का साथ न पाना भी यहां पर असर डाल रहा है, खास करके पश्चिम में? और क्या रीजंस रहा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एक बड़ी खबर शायद आ रही है, इस बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे, लेकिन क्या रीजंस रहे सर इसके पीछे, चाहे वो बर्क का नाराज होना, जयंत चौधरी की दूरी बनाना? देखिए, ये लीडरशिप पर होती है कि वो किस तरह से अपने बिखराव को रोके और सामने वाली चुनौती का सामना करें, क्योंकि जब जीतते हैं तो आपसे कोई आपकी रणनीति नहीं पूछता है, और जब आप हार जाते हैं तो आप बताने के लिए वहां होते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सबसे बड़ा
कारण यही है कि उनके पास अपने लोगों को जोड़ना वो सब नहीं था, उनके पास मुद्दे उठाना। वरना तो आपको इसमें एक बहुत बड़ा आयुष ये बीजेपी के लिए भी संदेश है, क्योंकि ज्यादातर अगर आप देखेंगे 142 पर निर्दलीय हैं, वो अदर्स में हम लोगों ने देखा है, जो ज्यादातर बीजेपी से टूट कर रहे होंगे, क्योंकि ये आपको अगले 1-2 दिन में ये खबर आ जाएगी कि उन्होंने बीजेपी में वापसी कर ली, मनमुटाव हो गया, मनमुटाव दूर हो गया है। लेकिन ये वो चीजें हैं जो किसी भी पार्टी को उस वक्त समझ लेनी चाहिए जब उसके पास ताकत होती है। नहीं तो हम एक उदाहरण अभी कर्नाटक में भी देख रहे हैं, और 24 का चुनाव उत्तर प्रदेश में कोई हल्का चुनाव नहीं होगा। तमाम पार्टियां इस पूरे चुनाव को अगर एक्सपेरिमेंट मानते हुए देख रही हैं, तो बीजेपी को भी अपने कील कांटे दुरुस्त करने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता समाजवादी पार्टी के पास होगी, क्योंकि जो उसका बेस है, जो उसका आधार है, अगर वो मुस्लिम वोटर्स यानी अल्पसंख्यक वोटर्स के इतने बड़े बिखराव को देख रहा है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए यकीनन बिल्कुल शीर्षासन करे अपनी राजनीति को बनाने का समय है। साक्षी दिवाकर जी, एक आंकड़ा जो दिखता है कि शहरी वोटर आपके साथ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ग्रामीण इलाके या सेमी अर्बन सिटीज जुड़ती जाती हैं चुनाव में, तो फिर वो बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा करती है, और वो आंकड़ा आज भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। पिछली बार भी पालिका में 36% विनिंग परसेंटेज था, पंचायत में 20-25% था। आज भी आंकड़ा बहुत ज्यादा बेटर नहीं हुआ है, बेहतर हुआ है पिछले से, लेकिन बहुत तब्दीली नहीं उसमें। देखिए, उस आंकड़े को अगर आप पहले से कंपेयर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने उसमें एक बेहतर प्रदर्शन दिया है, और मुझे लगता है समय के साथ और बेहतर करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठन की ताकत पे विश्वास रखती है। यही कारण है कि हमारा जो संगठन, हम संगठन के साथ ही मिलकर काम करते हैं, और जो हमारे जो अन्य जो दल हमारे साथ मिलते हैं, जो हमारे साथी हैं या जो हमारे महागठबंधन के साथी रहते हैं, उनको भी बराबर हर जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसमें विचार विमर्श में बराबर की हिस्सेदारी उन्हें देते हैं। और वही चाहे जो छोटे चुनाव हो उसमें ये खास हो जाता है, चाहे जिला पंचायत की चुनाव हो, चाहे नगर निकाय की चुनाव हो, उसमें उनकी अहम भूमिका हो जाती है और उसमें हमें सफलता भी मिलती है। बात ये है जो छोटे चुनाव है उसमें ये देखने वाली हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता। ये अक्सर हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहेगा। यही कारण हम ये जानते हैं कि यही चुनाव है, चाहे जिला पंचायत की बात की जाए या नगर निकाय की बात की जाए, जिससे हम हर व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं, हर घर तक पहुंच सकते हैं, अपनी योजनाओं को, अपनी बात घर घर पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस बात पे अन्य जो विपक्षी दल है वो इस बात को अहमियत नहीं देते। यही कारण है कि चुनाव में वो लोग उतने सक्रिय नहीं दिखाई देते जिससे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे एक बूथ अध्यक्ष हो, दोनों ही मिलके बराबर की मेहनत करके हम चुनाव को नतीजे तक पहुंचाते हैं और उसमें हमें सफलता भी मिलती है। भुवन जी भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन साक्षी सवाल ये शाहजहांपुर को लेकर है। हालांकि आंकड़ा आपके पक्ष में है आज, लेकिन इसके बावजूद आपको प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से लेकर आना पड़ा, पैराशूट उम्मीदवार उतारना पड़ा उसी दिन। हमने ये पंचायत इलेक्शन में भी देखा था उसी शाहजहांपुर में, जहां से 3-3 मिनिस्टर आते हैं। सबसे वरिष्ठ विधायक जो आपके हैं 9 बार के सुरेश खन्ना, वित्त मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर जितिन प्रसाद वहां से आते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके, कद उनका और बड़ा है। जेपीएस राठौर का नाम संगठन में बहुत बड़ा माना जाता रहा है। तो ऐसे खाटी नेताओं के होने के बावजूद आपको दूसरी पार्टी से प्रत्याशी लेकर आना क्यों पड़ा? जीत गए हार गए वो अलग पक्ष है। देखिए, दूसरे पार्टी से प्रत्याशी जो थे वो इस पार्टी में आने के लिए उन्होंने मन क्यों बनाया? अगर दूसरी पार्टी का जो वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी की ओर क्यों आ रहा है? तो चाहे प्रत्याशी हो चाहे जनता हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रही है तो उसके पीछे का वजह देखनी चाहिए। ये नहीं कि वो हमारे पार्टी में आ रहे हैं या जनता आप हमें, जैसे एम्पायर फैक्टर की बात की जाए तो पहले वो मुस्लिम जो सपा। ठीक है, चलिए साक्षी लौटते हैं। बड़ी खबर है 96 से जुड़ी हुई, 96 विधानसभा सीट उपचुनाव जहां आज है, गिनती दरअसल चल रही है, माफ कीजिए, गिनती में लगातार बढ़त बनी हुई है एनडीए उम्मीदवार की। अपना दल एस के प्रभाव वाला ये इलाका है। अपना दल एस के ही विधायक राहुल कौल के निधन के बाद सीट खाली हुई और रिंकी कौल 409 सीटों से आगे हैं 17 राउंड की गिनती के बाद। रिंकी कौल को 41,513 वोट मिले हैं। बहुत ज्यादा क्लोज फाइट है और सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से ही है। मिर्जापुर की ये 96 सीट जहां से सांसद दरअसल अनुप्रिया पटेल है, उनके संसदीय क्षेत्र में ही विधानसभा आती है। भुवन जी, आपकी पार्टी में भी जोड़तोड़ हुई है, वो हमने देखा, उसका नुकसान भी आपको हो रहा है। अगर आज अर्चना वर्मा होती, रामूरत वर्मा की फैमिली आपके साथ होती, तो कम से कम शाहजहांपुर में जो निगम वाला आंकड़ा आपके पक्ष में होता। आयुष जी मुझसे पूछ रहे हैं? भुवन जी। हाँ आयुष जी, मैं कहना चाहता हूँ
ये हमारे कैंडिडेट को ले गए, ये विषय नहीं है। दिक्कत यहाँ पर है जब भारतीय जनता पार्टी झूठा दावा करती है कि आज हम पूरे भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, या तो ये दावा ना करे। जब ये दावा करते हैं कि विश्व की हम सबसे बड़ी पार्टी है तो इन्हें आयोजित करना पड़ा, ये बड़ी आश्चर्य का विषय है। और उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो 5 साल से इनका दरी उठाने का काम करते हैं, झंडा उठाने का काम करते हैं, वो लोग भी तो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर सोच रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इनकी पार्टी से लोग निर्दलीय नहीं लड़ रहे, बहुत सारे कैंडिडेट इनके निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो ये बात तो इनको जवाब देना है कि क्यों झूठा दावा करते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जब आपके यहाँ कैंडिडेट भी नहीं। बताइए साक्षी जी, बताइए आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं शाहजहांपुर में दरी कब तक उठाएंगे? देखिए, जब बात आती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है वो है क्योंकि वो है, और ये सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि जब इंसान पैदा होता है तभी वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके आता है वो, लेकिन ये देखने वाली बात है। लेकिन पंचायत इलेक्शन में भी आप लोगों ने यही किया था, पंचायत इलेक्शन में भी आपको यही करना पड़ा था। देखिए, जब जो अन्य पार्टी के लोग हैं अगर वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं, उसकी विचारधारा पे विश्वास करने का पार्टी में आना, पार्टी की विचारधारा से जुड़ना अलग बात है। आपको सेम डे 5 घंटे पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, 5 घंटे बाद आपने सिंबल दे दिया, वो अलग फैक्टर हो जाता है। देखिए, प्रत्याशी हो चाहे जनता हो, अगर वो मन बना रही है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आने की और भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है, उसे अपना समर्थन दे रही है, तो इन्हें वजह ये देखनी चाहिए कि इनका परिवार छोड़ के वो हमारे परिवार में क्यों शामिल हो रहे हैं। ये नहीं कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी क्यों दूसरे लोगों को जोड़ लिया। भाई, हम लोग तो सबको साथ लेके सबका साथ, सबके विकास में विश्वास करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी के प्रकार का नेता है। ठीक है, आगरा में कहाँ दिक्कत या कमी रह गई आप लोगों से? 9 विधायक आपके, सांसद आपके, केंद्रीय मंत्री भी आते हैं वहां से। देखिए, उस पर क्या वजह रही जिसकी वजह से हमारा प्रत्याशी अभी पिछड़ रहा है, उस पर विचार किया जाएगा और उसके आधार पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन जो ओवरऑल रिजल्ट देखा जा रहा है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो हमारे काम थे उससे जनता प्रसन्न है और उसी के अनुरूप हमें रिजल्ट दे रही है। दिनेश सर, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? आखिर आगरा का जो रिजल्ट है उसमें इतना बड़ा उलटफेर कैसे दिखा? विधानसभा चुनाव 1 साल पहले होता है, 1 साल बाद निकाय चुनाव, एक बहुत बड़ा अंतर दिखता है इसमें। देखिए, कुछ चीजें तो बिल्कुल साफ है कि पार्टी रिव्यू करना चाहिए। बीजेपी भी मुझे लगता है कि अभी जीत के उसमें वो देख नहीं रही कि दरारें कहाँ। 142 लोग 151 में से नगर पंचायत में से 142 निर्दलीय अदर्स हैं जो इन्हीं की पार्टी में से ज्यादातर गए होंगे, ऐसा अभी तक मतलब मेरा मानना है, क्योंकि टूट फूट जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी में ही होती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को लोग मान रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो ऐसा है कि पार्टी के पास इसका मतलब अपनी कोई आइडियोलॉजी उस तरह से नहीं है। जो आएगा, जो जीत सकता है उसको ले लेंगे। तो ये चीजें जब हम जीतते हैं तब जरूर नहीं सुनाई देती, लेकिन जब हम हारते हैं तब उस वक्त ये चीजें उनको सुनाई देती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो किसी भी रणनीतिक पार्टी के बाद सबसे बड़ा रिव्यू ये होना चाहिए जो ये देखता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में पार्टी का डिसिप्लिन कैसे टूटा। अगर इस पूरे चुनाव को आप गौर करेंगे तो पश्चिम से लेके पूरब तक लगातार बड़ी भारी संख्या में बीजेपी को अपनी पार्टी के लोगों का निष्कासन करना पड़ा। तो मुझे लगता है इसका इनको हल ढूंढना होगा, नहीं तो 2024 के चुनाव में कोई भी गलती ऐसे वक्त में, चूंकि अभी हम लोग जब ये चर्चा कर रहे हैं उसी वक्त कर्नाटक में इनकी पार्टी के नेता शायद अपनी हार के कारणों को खोज रहे होंगे, जबकि उनको अगर बहुत ज्यादा वोट परसेंटेज नीचे नहीं गया आयुष, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों को कर्नाटक के चुनाव की भी बड़ी चूंकि उत्तर प्रदेश का आदमी हमेशा पूरे देश पर एक तरह से एक भाव से नजर रखता है, तो मुझे लगता है वो भी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ये पार्टी को जरूर सोचना चाहिए कि आखिर कहाँ वजह रही कि अभी जीत जरूर रहे हैं। जी, एक बड़ी खबर है, अयोध्या में बीजेपी की जीत हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। सिटिंग मेयर का बीजेपी ने टिकट काटा था और एक नए प्रत्याशी पर दाव लगाया। हालांकि वहां भी दावेदार ज्यादा थे, लेकिन बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा और जीत भी दर्ज की है। पिछली बार क्लोज फाइट थी, इस बार अंतर ज्यादा है और बीजेपी के गिरीश पति त्रिपाठी यहां चुनाव जीत गए। विधानसभा में भी कमोबेश यही हाल था। 5 सीटें आती हैं अयोध्या में। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, बाकी सीटों पर बीजेपी ही काबिज हुई थी, तो वो एक बड़ा फैक्टर रहा है, इसका असर भी देखा गया। और झांसी के बाद अब दूसरा निगम जहां बीजेपी ऑफिशियली जीत चुकी है। हालांकि रुझानों में ज्यादातर जगहों पर बीजेपी आगे दिख रही है। भुवन जी, क्या सहयोगी दलों का साथ आपको उस तरह से मिला जिसकी अपेक्षा आप कर रहे थे? क्योंकि निषाद पार्टी और अपना दल एस दोनों के ही बड़े दिग्गज नेता सुबह से ही अपने गठबंधन और सहयोगी पार्टी के साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी ना प्रचार में दिखे
और ना अब कहीं उनका रिएक्शन आ रहा है? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को भी मैंने सुना, बड़े अपने लोगों को, अपने गठबंधन के लोगों को साथ लेने की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मैं उनको बताना चाहता हूँ, वीआईपी पार्टी के 4 विधायकों में से 3 विधायक आपने खाने का काम करा। शिवसेना के साथ आपने क्या करा, अकाली दल के साथ आपने क्या करा। आज भारतीय जनता पार्टी को वो देश की राजनीति में भस्मासुर कहा जाता है। जिसके साथ ये रहते हैं उसी के सर पे हाथ रखते हैं, उसको भस्म करने का काम करते हैं। अभी इनके साथ चल रहे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में आप देखिएगा उनको भी खत्म करने का काम करेंगे। और आप देखिएगा आज अब रिकॉर्ड आने दीजिए, वेस्टर्न यूपी में लोकदल की भी बहुत अच्छी सीटें आ रही है। हमारा गठबंधन उनका बिल्कुल साथ चला है, मैं और निश्चित तौर पे हम लोग आगे बढ़े। अभी धीरेन्द्र सर, कोलिशंस का रोल कैसे देख रहे हैं फिलहाल, जो अब तक आंकड़े हमारे सामने हैं दोनों ही तरफ? देखिए, मुझे शक है कि अब बहुत लंबे समय तक कोलिशन समाजवादी पार्टी और आरएलडी का इस तरह से चलता दिखेगा, क्योंकि बहुत बड़ी चीजें होती हैं जब इस तरह के पूरे चुनाव में जब आपके लोग वोटर्स एक साथ खड़े हो सकते थे, उस वक्त आपके नेता रैली भी नहीं निकालते। मेरठ का वो दौर याद होगा जब 2022 से पहले मेरठ में आरएलडी और समाजवादी पार्टी की रैली से तमाम लोगों ने ये आकलन करना शुरू कर दिया था कि पूरा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश साफ हो गया है और बहुत ही बड़ा ये लड़के हैं, बहुत ही मेहनत इन लीडरशिप ने की है। वो अभी आपको इस चुनाव में कहीं देखने को नहीं मिल रही। यहाँ 2022 के चुनाव में उनके अंदर बहुत ही मुझे लगता है ऊर्जा भी दिख रही थी, लेकिन वो 2023 तक आते आते वो गठबंधन मुझे लगता है कि अब एक दूसरे से शायद जल्दी एक दूसरे के साथ जो फ्रिक्शन है वो साफ दिखने लगे, क्योंकि आपने चुनाव प्रचार साथ नहीं किए, आपने एक दूसरे के पार्टी के नेताओं की जीत की अपील उस तरह से नहीं की। तो मुझे लगता है कि ये बात इस गठबंधन में बहुत उस तरह नहीं रही। जैसे अपना दल ने जो सीट ले ली, बीजेपी ने उसको सीट दी, चूंकि बीजेपी वहां से मुस्लिम कैंडिडेट भी नहीं दे रही थी। अपना दल पिछली बार भी लड़ा था 2022 के चुनाव में भी। तो मुझे लगता है कि ये गठबंधन ज्यादा बेहतर तरीके से अभी तक प्रोजेक्ट कर पाया इस चुनाव में। आगे भी मुझे लगता है कि जो गठबंधन अपने आप को अटूट और एक सिमेट्री में दिखा पाता है, उसी को वोटर वोट करता है। बिल्कुल, तो लगातार न्यूज स्टेट आप तक हर एक अपडेट पहुंचा रहा है। नगर पंचायत की 88 सीटों पर इस वक्त समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। नगर पंचायत की 142 सीटों पर निर्दलीय इस वक्त आगे हैं। झांसी और अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम प्रत्याशी की जीत हो गई है। तो नगर निगम चुनाव में बीजेपी की 2 सीटों पर आधिकारिक घोषणा हो चुकी है जीत की। और झांसी और अयोध्या की हम बात करें तो नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करें, बीजेपी 151 पर लीड कर रही है, बीएसपी 32 पर इस वक्त लीड कर रही है। और शहर की सरकार का हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं शुभम त्रिपाठी आपके साथ जुड़ चुका हूं और लगातार न्यूज स्टेट आप तक हर एक अपडेट पहुंचा रहा है। तो बीजेपी मेयर की 16 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। हमारे तमाम वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हर एक सीट का मूल्यांकन कर रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी लगातार लीड कर रहे हैं। महापौर की अगर हम बात करें और नगर पालिका में बीजेपी 89 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है। उसके अलावा बीएसपी की बात करें, नगर पंचायत अध्यक्ष में 32 पर, एसपी 88 सीट पर, कांग्रेस 7 पर और निर्दलीय 142 सीटों पर। यानी कि अदर्स में और भी कई दल हैं जो 142 सीटों पर लीड कर रहे हैं। तो नगर का नायक कौन होगा, सबसे पहले न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। और मेरठ में बीजेपी के हरिकांत अहलूवालिया आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बीजेपी के हरिकांत अहलूवालिया 21,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की सीमा प्रधान है। और न्यूज स्टेट पर सबसे पहले हर एक आंकड़ा। और गाजियाबाद मेयर पद के लिए बीजेपी की बढ़त लगातार बरकरार है और 9वें राउंड के बाद लगातार बीजेपी यहां पर लीड लिए हुए हैं। धीरेन्द्र जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे। धीरेन्द्र जी मैं आपके पास आऊंगा। सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लीड बढ़ती चली जा रही है, जब पंचायत के चुनाव हुए थे, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, उसमें ब्लॉक प्रमुख, तमाम सीटों पर हम देखें तो बीजेपी ने जब जीत हासिल की थी उसका सीधे तौर पर जो फर्क है वो विधानसभा के चुनाव पर देखा गया था। और अब अगर हम देखें जिस तरीके से निकाय के चुनाव हुए इनमें बीजेपी लीड कर रही है और अच्छी बढ़त बनाकर जीत के आती है। आने वाले साल में लोकसभा का चुनाव है, क्या कुछ फर्क डालेगा?
देखिए, कोई भी जीत कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, सबका मनोबल तो बढ़ाती है। चाहे जहां भी जिस हिस्से में जो पार्टी जीतेगी वो उसके कार्यकर्ता बड़े हुए उत्साह के साथ 2024 के लिए बढ़ेंगे। लेकिन ऐसे अगर पूरे सिनेरियो को देखते हैं तो बीजेपी के पास अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का समय था जो उसने किए भी हैं, और मुझे लगता है 2024 में ये जीत उसको इस बात की तरफ विश्वास दिलाएगी कि उसके लिए वोटर्स को सबसे ज्यादा पार्टी की तरफ आकर्षित करने वाला कोई चेहरा है तो वो उसके पास है। वो राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो इस समय इस पूरे राज्य में सबसे ज्यादा वोट पुलिंग ताकत के, मतलब कैपेसिटी के साथ दिखाई दे रहे हैं। उनका वोटरों के साथ संवाद अच्छा है, उनकी अपील वहां तक पहुंच रही है। तो ये बात 2024 में बीजेपी के लिए काफी पॉजिटिव होगी, एक्स फैक्टर साबित होगी। और मुझे लगता है कि न केवल यहाँ बल्कि योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से हमने कर्नाटक में प्रचार करते देखा, उस तरफ देखेगा। अगर आपके स्टेट की जनता आपकी उस पर मोहर लगाती है, आपके चुनाव की कैंडिडेटशिप पर जब मोहर लग जाती है तो मुझे लगता है कि वो बात पार्टी को ताकत देती है। लिहाजा 2024 की तरफ अगर इस इलेक्शन की नजर से देखेंगे तो बीजेपी अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशंस में देखेगी। बिल्कुल, तो लगातार हम अपडेट भी पहुंचा रहे हैं आप तक। और नगर पंचायत की 142 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी आगे चल रहे हैं। वहीं मेरठ सीट की बात करें तो बीजेपी के हरिकांत अहलूवालिया इस वक्त आगे चल रहे हैं और 18,641 वोट से वो आगे हैं। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की सीमा प्रधान इस वक्त बनी हुई है। तो गाजियाबाद में 12वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। महापौर सीट्स की अगर हम बात करें तो बीजेपी 16 पर, बीएसपी 1 पर, एसपी और कांग्रेस 0 इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, न्यूज स्टेट सबसे पहले आप तक वो रुझान पहुंचा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आनंद जी, मैं आपके पास जो सवाल लेकर आ रहा हूं, सवाल यह है कि 2 सीटों पर आप इस वक्त नगर निगम में जीत हासिल कर चुके हैं, आधिकारिक घोषणा हो चुकी है, 16 पर लीड कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से शाम तक जब पूरे नतीजे आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम की 17 सीट पर विजय प्राप्त कर चुकी होगी। साथ साथ नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद में भी हमारी बड़ी जीत हो चुकी होगी। यह विश्वास हमें इसलिए है क्योंकि हमने 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो सेवा यात्रा शुरू की है, जिसको 2017 के बाद पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने तेजी से बढ़ाने का काम किया है। जनता को उनका हक देने का काम किया है, जनता को सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है, उनके जीवन को बेहतर बनाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की दिशा में ले जाने का काम किया है। इन सभी चीजों को देखते हुए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद एक बार फिर से, लगातार जो जनता आशीर्वाद तो हमें दे ही रही है 2014, 2017, 2019, 2022, इसके अलावा जितने उपचुनाव हुए या पंचायत चुनाव हुए या निकाय चुनाव हुए, उन सब में भी दिया। और पुनः एक बार जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमारा हौसला बढ़ाया है, हम पर विश्वास जताया है और दोगुनी रफ्तार से, दोगुने उत्साह से, दोगुने विश्वास के साथ हम जनता की सेवा में जुटे रहेंगे। और 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल का फूल खिलाने का काम भारतीय जनता